सऊदी अरेबिया के रियाद के रॉयल पैलेस के अंदर सन्नाटा पसरा था। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान परेशान थे क्योंकि लाल सागर के अंदर यमन के हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरेबिया की घेराबंदी कर डाली थी। ईरान का खौफ चारों तरफ मंडरा चुका था। सऊदी अरेबिया सबसे पहले उस देश को फोन मिलाता है जिसने दशकों से उसकी सुरक्षा का ठेका ले रखा था। लेकिन दोस्तों, उस पाकिस्तान से कोई जवाब नहीं आता है। इस्लामिक नेटो का दम भरने वाली 6 लाख की पाकिस्तानी फौज के चीफ जनरल आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के पसीने छूट जाते हैं। और दोस्तों, ठीक उसी वक्त जब पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया की पीठ के अंदर छुरा घोंपा, तब रियाद की हॉटलाइन सीधे नई दिल्ली से जुड़ गई। भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल एक सीक्रेट और बेहद अर्जेंट मिशन के ऊपर सऊदी अरब पहुंचते हैं। अब दोस्तों, वहां पर जो कुछ होता है उसने पूरा माहौल बदल दिया है। आखिर दोस्तों, बंद कमरे में डोभाल और सऊदी विदेश मंत्री प्रिंस फैजल बिन फरहान के बीच में ऐसा कौन सा गुप्त समझौता हुआ जिसने बिना एक भी गोली चलाए पाकिस्तान को मिडिल ईस्ट के गेम से हमेशा के लिए आउट कर दिया है? क्या भारत ने अरब सागर के अंदर कोई ऐसा नेवल ट्रैप बिछा दिया है जो दुनिया के कच्चे तेल को भी बचाएगा और सऊदी अरेबिया को हमेशा के लिए भारत का कर्जदार बना देगा? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश। दोस्तों, कहानी सिर्फ इतनी नहीं है कि डोभाल सऊदी गए। कहानी ये है कि जिस वक्त अमेरिका फेल हो रहा था, जिस वक्त हूती विद्रोही बॉब अल मंडेब चेक पॉइंट को बंधक बना रहे थे, उस वक्त सऊदी अरेबिया अपने फाइटर जेट से अमेरिकी मिसाइलें हटा करके भारत की घातक अस्त्र और ब्रह्मोस मिसाइलें लगाने की बात क्यों कर रहा है? आज हम उस मास्टर स्ट्रोक को डिकोड करेंगे जिसने दुनिया को बता दिया कि वेस्टर्न एशिया का नया सिक्योरिटी बॉस अब कोई और नहीं बल्कि भारत बनने वाला है। दोस्तों, इस पूरी बिसात को समझने के लिए आपको उस चक्रव्यूह को समझना होगा जो इस वक्त लाल सागर और हॉर्मुज स्ट्रेट के अंदर रचा जा रहा है। यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरेबिया के खिलाफ तुरंत प्रभाव से एक मैरीटाइम एम्बार्गो यानी कि समुद्री नाकेबंदी की घोषणा कर दी है। हूतियों के मिलिट्री स्पोक्स पर्सन ने टीवी पर आकर के आंख के बदले आंख की नीति का ऐलान कर दिया है और कहा है कि सऊदी अरेबिया के किसी भी जहाज को बाब अल मंडेब स्ट्रेट से गुजरने नहीं दिया जाएगा। ये वही चौक पॉइंट है जहां से दुनिया का 30% से ज्यादा कंटेनर ट्रैफिक और भारी मात्रा में कच्चा तेल गुजरता है। हूतियों का आरोप है कि सऊदी अरब उनके हवाई अड्डों पर बमबारी कर रहा है और इसके जवाब में वो सऊदी की पूरी इकोनॉमी को चौक कर देंगे। दोस्तों, स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि ग्लोबल ऑयल सप्लाई चेन पर खतरे के बादल मंडराने लगे। कच्चे तेल की कीमतें अचानक से वोलेटाइल होने लग गई। ऐसे वक्त में किसी भी देश की पहली उम्मीद उसका डिफेंस पार्टनर होता है। पिछले ही साल सितंबर के अंदर पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच में एक बहुत बड़ा डिफेंस पैक्ट साइन हुआ था। इस एग्रीमेंट के तहत ये तय हुआ था कि अगर सऊदी अरेबिया पर कोई बाहरी हमला होता है तो उसे पाकिस्तान पर हमला माना जाएगा और पाकिस्तानी फौज सऊदी राजशाही की हिफाजत के लिए ढाल बनकर के खड़ी हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, जब असली परीक्षा की घड़ी आई, जब ईरान के प्रॉक्सी नेटवर्क ने सऊदी के ऊपर अटैक किया, तो इस्लामाबाद के अंदर बैठे हुक्मरानों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। आखिर पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया को धोखा क्यों दिया? तो दोस्तों, इसके पीछे एक बहुत बड़ा सीक्रेट एजेंडा और पाकिस्तान का अपना खौफ काम कर रहा है। दरअसल पाकिस्तानी सेना को इस बात का डर सताने लगा है कि अगर उसने सऊदी अरेबिया के कहने पर यमन के युद्ध क्षेत्र के अंदर अपनी फौज उतारी तो ईरान उसे कभी माफ नहीं करेगा। पाकिस्तान की आवाम में पहले से ही अमेरिका और इजराइल को लेकर के भयंकर गुस्सा है और वो ईरान के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। अगर आसिम मुनीर सऊदी अरेबिया को बचाने के लिए आगे आते हैं तो पाकिस्तानी फौज के अंदर ही बगावत भड़कने का बहुत बड़ा खतरा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की इकोनॉमी पहले ही वेंटिलेटर पर है, चाइना का भयंकर दबाव है और पाकिस्तान किसी भी कीमत पर एक नए फ्रंट पर युद्ध नहीं लड़ सकता है। लिहाजा जब सऊदी अरब ने मदद मांगी तो पाकिस्तान ने सिर्फ खोखली बयानबाजी की और जमीन पर एक भी सैनिक भेजने से इनकार कर दिया।
दोस्तों ये पहली बार नहीं था। साल 2015 में भी जब यमन युद्ध स्टार्ट हुआ था तब पाकिस्तान की संसद ने सऊदी अरेबिया का साथ देने से साफ मना कर दिया था। उस वक्त भी सऊदी अरेबिया को भारी बेइज्जती महसूस हुई थी, लेकिन इस बार तो बाकायदा डिफेंस पैक्ट साइन होने के बावजूद पाकिस्तान ने गद्दारी कर दी है। दोस्तों इस एक फैसले ने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की नज़रों में पाकिस्तान की अहमियत को हमेशा के लिए जीरो कर दिया है, लेकिन सऊदी अरेबिया को एक ढाल चाहिए थी और यहीं से एंट्री होती है भारत के चाणक्य अजीत डोभाल की। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि अगर पाकिस्तान पीछे हट गया तो क्या भारत अपनी सेना भेज करके हुतियों से लड़ेगा? तो ऐसा कभी नहीं होने वाला है। और दोस्तों यही भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और डोभाल की डिप्लोमेसी का असली मैजिक है। भारत किसी भी दूसरे देश के युद्ध में अपनी फौज भाड़े पर नहीं भेजता है, लेकिन भारत ने जो किया है उसने सऊदी अरेबिया को वो सिक्योरिटी दे दी है जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। भारतीय नौसेना ने अरब सागर और अदन की खाड़ी के अंदर अपना अब तक का सबसे बड़ा और सबसे आक्रामक डिप्लॉयमेंट कर दिया है। इंडियन नेवी के 1 दर्जन से ज्यादा फ्रंटलाइन वॉरशिप्स जिनमें आईएनएस कोलकाता, आईएनएस कोची, आईएनएस विशाखापट्टनम जैसे गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर शामिल हैं, इस वक्त अरेबियन सी के अंदर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। दोस्तों आसमान से P-8I पोसेडोन जैसे घातक समुद्री टोही विमान चप्पे चप्पे के ऊपर नजर रख रहे हैं। भारत के मरीन कमांडोज यानी मार्कोस ने लगातार कई ऑपरेशंस करके कमर्शियल जहाजों को समुद्री लुटेरों और ड्रोन हमलों से बचाया है। भारत का मैसेज बहुत ही लाउड एंड क्लियर है, हम अमेरिका के ऑपरेशनल प्रॉस्पेरिटी गार्जियन का हिस्सा नहीं बनेंगे। हम किसी ब्लॉक की तरफ से हुतियों पर बमबारी नहीं करेंगे, क्योंकि भारत के ईरान के साथ भी अच्छे कूटनीतिक रिलेशंस हैं। लेकिन भारत ने इस भारी डिप्लॉयमेंट से सऊदी अरेबिया को ये गारंटी दे दी है कि इंडियन ओशन रीजन और अरब सागर से गुजरने वाली सऊदी की ऑयल सप्लाई और ट्रेड रूट्स को कोई छू नहीं सकता है। दोस्तों भारत ने खुद को मिडिल ईस्ट के अंदर एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पर एस्टेब्लिश कर दिया है। सऊदी अरेबिया को समझ में आ गया है कि जो काम पाकिस्तान अपनी पूरी फौज लगा करके भी नहीं कर सकता था वो भारत ने अपनी नेवल प्रेजेंस से कर दिखाया है। लेकिन दोस्तों पर्दे के पीछे का खेल सिर्फ समंदर तक सीमित नहीं है, असली भूचाल तो डिफेंस सेक्टर में आ रहा है। आप जानकर के हैरान रह जाएंगे कि सऊदी अरेबिया अब अपने अमेरिकन फाइटर जेट्स पर महंगी वेस्टर्न मिसाइलों की बजाय बेहद एडवांस और घातक भारतीय मिसाइलें लगाना चाहता है। सोशल मीडिया और ग्लोबल डिफेंस फोरम्स के ऊपर ये खबर आग की तरह फैल रही है कि सऊदी अरेबिया भारत की अस्त्रा मिसाइल खरीदने में गहरी दिलचस्पी दिखा चुका है। अस्त्रा एक बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है जिसे भारत के डीआरडीओ ने डेवलप किया है। इसकी सटीकता और रेंज अमेरिका की एमरॉम और यूरोपीय मैट्योर मिसाइलों को सीधी टक्कर देती है और कीमत उनके मुकाबले कहीं कम है। दोस्तों सऊदी अरेबिया दशकों से हथियारों के लिए अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट रहा है, लेकिन अमेरिका हमेशा से हथियारों की सप्लाई के साथ में मानवाधिकारों के लेक्चर्स और कूटनीतिक शर्तें थोपता है। कई बार स्पेयर पार्ट्स रोक दिए जाते हैं। क्राउन प्रिंस MBS अपने विजन 2030 के तहत सऊदी अरेबिया को इस अमेरिकी ब्लैकमेल से आज़ाद करना चाहते हैं। वो अपनी डिफेंस सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। हालांकि किसी भी मिसाइल को अमेरिकन F-15 और यूरोपीय टाइफून जेट्स के साथ में इंटीग्रेट करने के लिए सोर्स कोड की जरूरत होती है, जो वेस्टर्न कंट्रीज आसानी से नहीं देते हैं। ये एक टेक्निकल चैलेंज है, लेकिन डोभाल की रियाद विजिट में सिर्फ अस्त्रा पर बात नहीं हुई है। भारत और सऊदी अरेबिया के बीच में रडार सिस्टम्स, ड्रोन्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इक्विपमेंट्स और सबसे खतरनाक ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को लेकर के भी सीक्रेट नेगोशिएशंस चल रही हैं। दोस्तों अगर सऊदी अरेबिया भारत से ब्रह्मोस खरीद लेता है तो ये मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिका के डिफेंस मोनोपोली के मुंह पर एक बड़ा तमाचा होगी। दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि डोभाल इसी वक्त रियाद क्यों गए? आखिर भारत के लिए इसमें क्या दांव पर लगा है? तो दोस्तों इसका सीधा जवाब है भारत की एनर्जी सिक्योरिटी और इकोनॉमी। भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है और हमारी ऊर्जा जरूरतें लगातार बढ़ रही हैं। भारत अपनी जरूरत का लगभग 80% कच्चा तेल आयात करता है, जिसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा सऊदी अरेबिया से आता है।
दोस्तों लाल सागर और हॉर्मुज स्ट्रेट के अंदर अगर एक भी दिन ट्रैफिक रुकता है तो ग्लोबल सप्लाई चेन ब्रेक हो जाती है। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर क्रूड ऑयल के दाम आसमान छूने लगते हैं और इसका सीधा असर भारत के आम आदमी की जेब पर पड़ता है। पेट्रोल डीजल महंगे होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ती है और महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। मोदी सरकार किसी भी हाल में अपनी इकोनॉमी को मिडिल ईस्ट के क्राइसिस का शिकार नहीं होने देना चाहते हैं। दोस्तों डोभाल का रियाद जाने का सबसे पहला मकसद यही था कि प्रिंस फैजल बिन फरहान के साथ में मिलकर के एक ऐसा फुल प्रूफ मैकेनिज्म तैयार किया जाए जिससे भारत की एनर्जी सप्लाई के अंदर एक बूंद की भी कमी ना आए। चाहे फिर हुती नाकाबंदी करे या ईरान अमेरिका की जंग भड़के, सऊदी अरेबिया से भारत आने वाले तेल के टैंकर पूरी सुरक्षा के साथ में इंडियन पोर्ट्स तक पहुंचने चाहिए। और इसी गारंटी को पक्का करने के लिए भारतीय नौसेना ने अरेबियन सी के अंदर अपना पूरा दमखम रखा है। इसके साथ ही दोस्तों एक और बहुत बड़ा हिडन लेयर है जिसे नॉर्मल न्यूज चैनल्स पूरी तरह से मिस कर रहे हैं, वो है 26 लाख भारतीयों की जिंदगी। दोस्तों सऊदी अरब के अंदर इस वक्त करीब 26 से 27 लाख भारतीय काम करते हैं। दोस्तों ये वहां का सबसे बड़ा एक्सपेट्रिएट कम्युनिटी है। ये भारतीय हर साल अरबों डॉलर का रेमिटेंस भारत भेजते हैं जो हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करता है। अगर कल को सऊदी अरेबिया और ईरान हुती प्रॉक्सीज के बीच में फुल स्केल वॉर छिड़ जाती है तो इन 26 लाख भारतीयों की जान खतरे में पड़ जाएगी। भारत को दुनिया का सबसे बड़ा इवैक्यूएशन ऑपरेशन चलाना पड़ सकता है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल कोई चांस नहीं ले रहे। उन्होंने सऊदी लीडरशिप के साथ में बैठ करके किसी भी वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए एक इवैक्यूएशन और सिक्योरिटी ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। सऊदी अरब ने भी माना है कि भारतीय कम्युनिटी उनके देश के विकास की रीढ़ है और उनकी हिफाजत की पूरी जिम्मेदारी सऊदी सरकार की होगी। पाकिस्तान की तरह भारतीय वहां जाकर के दंगे फसाद या भीख मांगने का काम नहीं करते, बल्कि वो सऊदी की इकोनॉमी को ड्राइव कर रहे हैं। ये भारत की वो सॉफ्ट पावर है जिसे कोई मिसाइल या फिर टैंक बीट नहीं कर सकता है। दोस्तों अब जरा उस मास्टर स्ट्रोक की बात करते हैं जिसने चाइना की रातों की नींद उड़ा रखी है। दोस्तों आपने आईमैक यानी कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में सुना होगा। ये वो मेगा प्रोजेक्ट है जिसे भारत, यूएई, सऊदी अरेबिया, अमेरिका और यूरोप ने मिलकर के लॉन्च किया है। दोस्तों इसका सीधा मकसद है चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को समंदर में डुबो देना। लेकिन दोस्तों 7 अक्टूबर को जब हमास ने इजराइल के ऊपर अटैक किया और गाजा वॉर स्टार्ट हो गई तो कई एक्सपर्ट्स ने मानना शुरू कर दिया था कि आईमैक प्रोजेक्ट अब ठंडे बस्ते में चला गया है। चाइना के सरकारी मीडिया ने तो जश्न मनाना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन डोभाल का ये दौरा उन तमाम दावों को खारिज करता है। भारत और सऊदी अरेबिया इस कॉरिडोर को लेकर के पूरी तरह से कनेक्टेड हैं। डोभाल ने बंद कमरों के अंदर सऊदी लीडरशिप को यह विश्वास दिलाया है कि युद्ध खत्म होने के बाद में आईमैक का काम दोगुनी रफ्तार से स्टार्ट होगा। दोस्तों भारत के पोर्ट्स को मिडिल ईस्ट के रेलवे नेटवर्क से जोड़ करके यूरोप तक जो ट्रेड रूट बनेगा वो लॉजिस्टिक्स की दुनिया का गेम चेंजर होगा। दोस्तों भारत अपनी कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स को लेकर के बहुत क्लियर है। हम किसी भी रीजनल वॉर की वजह से अपने लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक गोल्स को हॉल्ट पर नहीं डाल सकते। दोस्तों इस पूरी कहानी में सबसे दिलचस्प ट्रेजेडी अगर किसी की हुई है तो वो है पाकिस्तान। पिछले 50 सालों के अंदर पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया को सिर्फ एक खौफ दिखा करके लूटा है। वो खौफ था बाहरी हमले का। पाकिस्तानी जनरल्स ने सऊदी शेखों को ये समझा रखा था कि अगर मिडिल ईस्ट के अंदर कभी भी इस्लाम पर या मक्का मदीना पर कोई खतरा आया तो पाकिस्तान का न्यूक्लियर बम और उसकी फौज सऊदी अरब की रक्षा करेगी। इसी छलावे के नाम पर पाकिस्तान ने सऊदी अरब से कभी खैरात मांगी, कभी बेल आउट पैकेज लिए तो कभी उधार के ऊपर तेल लिया। एक दौर ऐसा भी था जब पाकिस्तान सऊदी अरब का सबसे लाडला देश हुआ करता था। लेकिन आज क्या हो रहा है? जब हकीकत के अंदर सऊदी अरब को फौज की ज़रूरत पड़ी तो पाकिस्तान के पैर कांपने लग गए। दोस्तों इसका नतीजा ये हुआ कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को कूटनीतिक वनवास के ऊपर भेज दिया है। आप दोनों देशों के संबंधों का डेटा उठा करके देख लीजिए, आपको हकीकत समझ में आ जाएगी। आज भारत और सऊदी अरब के बीच में लगभग $50 बिलियन से ज़्यादा का बायलैटरल ट्रेड है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे तेज ग्रोइंग मार्केट है, जहां सऊदी अरब अपने सॉवरेन वेल्थ फंड के जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर, रिफाइनरीज और रिलायंस जैसी कंपनियों के अंदर अरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट कर रहा है।
दोस्तों सऊदी अरब के लिए भारत आज एक मजबूत इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान को देखिए, सऊदी अरब अब पाकिस्तान में $1 का भी इन्वेस्ट करने से कतरा रहा है। क्यों? क्योंकि वहां राजनीतिक अस्थिरता है, आतंकवाद है और करप्शन इतना है कि कोई भी प्रोजेक्ट पूरा नहीं होता। शहबाज शरीफ कटोरा लेकर के हर महीने रियाद पहुंच जाते हैं, लेकिन अब क्राउन प्रिंस MBS उन्हें भाव तक नहीं देते। पाकिस्तान ने IOC यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के अंदर कश्मीर का मुद्दा उठाने के लिए सऊदी अरेबिया को ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी। दोस्तों इसके जवाब में सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को दिया गया कर्ज रातों रात वापस मांग लिया। दोस्तों आर्टिकल 370 हटने के बाद भी सऊदी अरेबिया ने साफ कहा कि यह भारत का आंतरिक मसला है। दोस्तों अजीत डोभाल की साइलेंट स्ट्राइक का सबसे बड़ा एस्पेक्ट यही है। डोभाल ने अपने जियोपॉलिटिकल विजन से मिडिल ईस्ट के अंदर धर्म कूटनीति को पूरी तरह से अलग कर रखा है। पाकिस्तान जो इस्लामिक ब्रदरहुड का कार्ड खेला करता था, उसे भारत ने विकास, टेक्नोलॉजी, ऊर्जा, व्यापार और समुद्री सुरक्षा के कार्ड से हमेशा के लिए काउंटर कर दिया है। दोस्तों भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि 21वीं सदी के अंदर डिप्लोमेसी मजहब के नाम पे नहीं बल्कि म्यूचुअल बेनिफिट्स और नेशनल इंटरेस्ट के बेसिस पर चलती है। आज की तारीख में सऊदी अरेबिया के लिए भारत एक एस्टेट है, जबकि पाकिस्तान सिर्फ एक लायबिलिटी बन चुका है। और दोस्तों ये कोई रातों रात नहीं हुआ है, बल्कि इसके पीछे भारत सरकार की मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी काम कर रही है। एक समय था जब भारत गुटनिरपेक्षता के नाम पर दुनिया के बड़े मुद्दों से खुद को अलग रखता था। हम चुपचाप बैठ करके तमाशा देखते थे, लेकिन आज का भारत प्रोएक्टिव है। हम सऊदी अरेबिया के साथ में नेशनल एक्सरसाइज करते हैं, हम UAE के साथ में कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप करते हैं, हम इजराइल के साथ में डिफेंस टेक्नोलॉजीज शेयर करते हैं और उसी वक्त हम ईरान के साथ में चाबहार पोर्ट को डेवलप कर रहे होते हैं। ये कोई आम काम नहीं है। सऊदी अरेबिया और ईरान जानी दुश्मन हैं, इजराइल और ईरान जानी दुश्मन हैं, लेकिन भारत इन सभी देशों के साथ में अपने रीजनल इंटरेस्ट के हिसाब से रिश्ते मजबूत कर रहा है। कोई भी देश भारत को डिक्टेट नहीं कर सकता है कि हम किसके साथ क्या डील करें। जब अमेरिका ने भारत के ऊपर प्रेशर डाला कि हम रसिया से सस्ता तेल ना खरीदें, तब भारत ने साफ कहा कि हमारे लोगों की ऊर्जा ज़रूरतें हमारी पहली प्रायोरिटी है। यही कॉन्फिडेंस आज मिडिल ईस्ट में भारत का सबसे बड़ा वेपन बन चुका है। दोस्तों ज़रा सोचिए, हूथियों के पास वो ड्रोन और मिसाइलें कहाँ से आ रही हैं? एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये सब ईरान की तरफ से सप्लाई हो रहा है और ईरान के पीछे कहीं ना कहीं चाइना का भी इनडायरेक्ट सपोर्ट है, क्योंकि चाइना चाहता है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका उलझा रहे और उसका फोकस ताइवान और इंडो पैसिफिक से हट जाए। दोस्तों इस पावर प्ले के अंदर पाकिस्तान असल में चाइना का मोहरा बन चुका है। पाकिस्तान चाहकर के भी सऊदी अरेबिया की मदद नहीं कर सकता, क्योंकि बीजिंग उसे ऐसा करने की इजाजत नहीं देगा। पाकिस्तान पूरी तरह से चाइनीज डेट ट्रैप के अंदर फंसा हुआ है। दोस्तों सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस MBS को ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई है कि पाकिस्तान अब उनके कंट्रोल में नहीं है, वो बीजिंग के रिमोट कंट्रोल से चलता है और चाइना कभी नहीं चाहेगा कि सऊदी अरेबिया मिडिल ईस्ट में एक अनडिस्प्यूटेड पावर बने। इसी चाइनीज ईरानी नेक्सस को तोड़ने के लिए सऊदी अरब ने भारत की तरफ हाथ बढ़ाया है, क्योंकि पूरे एशिया में भारत ही वो इकलौता देश है जो चाइना को मिलिट्री, इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक तीनों फ्रंट पर सीधा चैलेंज कर रहा है। जब डोभाल और प्रिंस फैजल बिन फरहान की मुलाकात हुई तो सिर्फ मौजूदा क्राइसिस पर बात नहीं हुई, बल्कि फ्यूचर की जियोपॉलिटिक्स का नक्शा खींचा गया। भारत और सऊदी अरेबिया अब मैरीटाइम कॉरिडोर्स की हिफाजत के लिए एक जॉइंट टास्क फोर्स बनाने पर विचार कर रहे हैं। दोनों देशों की इंटेलिजेंस एजेंसीज के बीच में रियल टाइम डेटा और इंफॉर्मेशन शेयरिंग का एग्रीमेंट और ज़्यादा मजबूत हो रहा है। अगर लाल सागर के अंदर कोई भी संदिग्ध गतिविधि होती है तो भारतीय नेवी और सऊदी फोर्सेस एक साथ कोऑर्डिनेट करके एक्शन ले सकें, इस लेवल का इंटर ऑपरेटिबिलिटी डेवलप किया जा रहा है। दोस्तों ये कोई छोटा मोटा डेवलपमेंट नहीं है, ये सीधे तौर पर मिडिल ईस्ट के सिक्योरिटी आर्किटेक्चर के अंदर एक टेक्टोनिक शिफ्ट है। अब दोस्तों आम इंसान के नज़रिए से अगर समझा जाए तो ये सब क्यों ज़रूरी है।
दोस्तों आपको लग सकता है कि लाल सागर में क्या हो रहा है उससे दिल्ली या मुंबई के अंदर बैठे हिंदुस्तानी को क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन दोस्तों फर्क पड़ता है। अगर समुद्री रास्ते ब्लॉक होते हैं तो जो सामान यूरोप से भारत आने के अंदर 20 दिन लेता है उसे अफ्रीका का चक्कर लगा करके आने में 45 दिन का टाइम लगेगा। शिपिंग कॉस्ट 3 से 4 गुना बढ़ जाएगी। हर वो चीज जो हम इंपोर्ट करते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, मशीनरी हो, क्रूड ऑयल हो, सब भयानक रूप से महंगे हो जाएंगे। भारत की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को तगड़ा झटका लगेगा। एक्सपोर्ट्स महंगे हो जाएंगे, जिससे ग्लोबल मार्केट के अंदर भारतीय कंपनियों को नुकसान होगा। कुल मिलाकर के दोस्तों देश की इकोनॉमी के ऊपर ब्रेक लग जाएंगे। मोदी सरकार के लिए ये एक अनएक्सेप्टेबल सिचुएशन है। लिहाजा भारत अपनी फ्लीट समंदर में उतार चुका है और डोभाल जैसे मास्टरमाइंड लगातार मिडिल ईस्ट से लीडर्स के साथ में बैक चैनल डिप्लोमेसी कर रहे हैं। दोस्तों इस पूरी कहानी का सबसे हिडन लेयर ये है कि सऊदी अरेबिया अब अपनी नेशनल सिक्योरिटी आउटसोर्स करने का पुराना मॉडल खत्म कर रहा है। पहले वो अमेरिकन वेपन्स और पाकिस्तानी सोल्जर्स के ऊपर डिपेंडेंट हुआ करता था, लेकिन अब एमबीए समझ चुके हैं कि जब क्राइसिस आता है तो अमेरिकन कांग्रेस वेपन्स की सेल पर वीटो लगा देती है और पाकिस्तानी जनरल्स फोन उठाना बंद कर देते हैं। लिहाजा सऊदी अरेबिया अब भारत जैसे रिलायबल और स्ट्रॉन्ग पार्टनर के साथ में एक इक्वली रेस्पेक्टेड पार्टनरशिप करना चाहते हैं। भारत ना तो किसी देश के ऊपर अपनी शर्तें थोपता है और ना ही संकट के समय पीठ दिखाता है। भारत का रिकॉर्ड है कि उसने हमेशा इंटरनेशनल लॉ और मैरीटाइम सिक्योरिटी का सम्मान किया है। डोभाल की इस विजिट ने सऊदी अरब को ये यकीन दिला दिया है कि भारत सिर्फ एक ऑयल बायर नहीं है, बल्कि वो एक ग्लोबल पावर है जो पूरे रीजन के अंदर स्टेबिलिटी लाने की ताकत रखता है। अब दोस्तों आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या इसका मतलब यह है कि कल से ही भारत सऊदी अरब के अंदर अपनी फौज को डिप्लॉय कर देगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। भारत का तरीका अलग है। भारत कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर फोकस कर रहा है। भारतीय आर्म फोर्सेज सऊदी सैनिकों को ट्रेनिंग दे रही है। काउंटर टेररिज्म के अंदर दोनों देशों के बीच में शानदार कोऑर्डिनेशन चल रहा है। आज की डेट के अंदर अगर कोई आतंकवादी भारत से भाग करके सऊदी अरब के अंदर छिपने की कोशिश करता है तो सऊदी अथॉरिटीज उसे रातों रात अरेस्ट करके भारत को सौंप देते हैं। एक वक्त था दोस्तों जब सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के आतंकवादियों के लिए सेफ हेवन हुआ करता था, लेकिन आज वही सऊदी अरेबिया भारत के साथ में मिलकर के टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर काम कर रहा है। ये भारत की डिप्लोमेटिक जीत है जिसने पाकिस्तान के सबसे बड़े सपोर्ट सिस्टम को उसके खिलाफ कर दिया है। फ्यूचर की तरफ देखें तो साफ नजर आ रहा है कि वेस्ट एशिया का बॉस अब कोई सुपर पावर अकेले नहीं हो सकता है। अमेरिका का इन्फ्लुएंस तेजी से घट रहा है। चाइना सिर्फ पैसों का खेल खेल रहा है, लेकिन सिक्योरिटी की गारंटी नहीं दे सकता। ऐसे वैक्यूम के अंदर भारत बहुत ही सदे हुए कदमों के साथ में आगे बढ़ रहा है। हम वहां शांति और व्यापार चाहते हैं। डोभाल का रियाद में होना इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि जब भी मिडिल ईस्ट के अंदर कोई बड़ा भूचाल आएगा तो उसका सॉल्यूशन निकालने के अंदर दिल्ली की भूमिका सबसे अहम होगी। ये सिर्फ एक राजनयिक यात्रा नहीं है, ये स्टेटमेंट है। एक स्टेटमेंट कि भारत अब ग्लोबल स्टेज पर पीछे बैठने वालों में नहीं है। भारत अब वो देश है जो दुनिया के सबसे कॉम्प्लेक्स वॉर जोन्स के अंदर जाकर के अपनी शर्तें मनवाता है, अपने हितों की रक्षा करता है और अपने दुश्मनों को बिना लड़े ही खत्म कर देता है। दोस्तों पाकिस्तान का जो हश्र आज सऊदी अरेबिया के अंदर हुआ है वो सिर्फ एक शुरुआत है। आने वाले टाइम के अंदर दुनिया देखेगी कि कैसे भारत अपने डिफेंस एक्सपोर्ट्स, अपने नेवल पावर और अपनी शार्प डिप्लोमेसी के दम पर इंडो पैसिफिक से लेकर के मिडिल ईस्ट तक एक नया ग्लोबल ऑर्डर सेट करता है। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या सऊदी अरेबिया को पाकिस्तान को हमेशा के लिए अपनी लिस्ट से बाहर कर देना चाहिए? और क्या भारत को अस्त्र और ब्रह्मोस जैसी अपनी सबसे घातक मिसाइलें मिडिल ईस्ट के देशों को एक्सपोर्ट करनी चाहिए? क्या इससे चाइना और पाकिस्तान के होश पूरी तरह से उड़ने वाले हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर लिखें। और हाँ, ये बात तो सिर्फ मिडिल ईस्ट की है, असली गेम तो समंदर के उस पार यानी साउथ चाइना सी के अंदर चल रहा है, जहां भारत ने चाइना की घेराबंदी के लिए एक तगड़ा ब्रह्मास्त्र तैयार कर लिया है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तब तक के लिए आप अपनी बात कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दें। नमस्कार दोस्तों।